हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं ये कामना करता हूँ। आते हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं कंपटीशन क्लास में संज्ञा। इससे पहले हमने इस चैनल पर डाल दी गई है समास को डीपली तरीके से, समास क्या होता है, कितने प्रकार से होता है। उससे पहले हिंदी के कुछ 2-4 टॉपिक और डाल रखे हैं, और मैथ की कंपटीशन क्लास, और आपकी फ़िज़िक्स, आपकी ज्योग्राफ़ी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ETC इस चैनल पर तैयारी की जाती है। आते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या संज्ञा, क्या होता है संज्ञा? अगर इंग्लिश में बात करें तो ए नाउन इस तरीके से शुरू होता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान के बोध करने वाली कंडीशनों को बोध करने, इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, हिंदी में बात करेंगे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि, भाव आदि का बोध कराना ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा पे टॉपिक पे शुरू करते हैं। सभी लिखना शुरू करें, साथ साथ नोट्स बनाओगे। संज्ञा, बात करूँ परिभाषा की कि क्या होती है इसकी परिभाषा, लिखोगे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये रही परिभाषा कि उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या जो इनके बारे में जानकारी दे उन शब्दों को भी क्या कहते हैं? नहीं जी, इन्हीं को संज्ञा कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम में बात आएगी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा पे आपका टॉपिक खत्म हुआ। संज्ञा के प्रकार की अगर बात करी जाए, संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो देखते हैं। हेडिंग डालें, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, अगर संज्ञा के प्रकार की बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा मात्र 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नोट करते रहे साथ साथ। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लिखते हैं। फर्स्ट परिभाषा में, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जी, संज्ञा के प्रकार में बात कर रहे हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आते हैं। कौन कौन सी होती है? कुछ वर्ड होते हैं जो आपको समास में बताया गया था। एक रूढ़ शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है, एक योग रूढ़ शब्द होता है। एक तो होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द जैसे जिसे तोड़ा ना जा सके, जो का तो लिखा जाता है, जिसका अर्थ भी सेम होता है, वो क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे कृष्ण को आप तोड़ नहीं सकते, यमुना को आप तोड़ नहीं सकते, ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात आपने जाना कि वे सभी शब्द जिन्हें जो का तो लिखा जाता है, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द की बात करूँ, जैसे पनघट, क्या पनघट को तोड़ा जा सकता है जी? पन प्लस घट, पन है घट जिसका ये बोल दे, या पन प्लस घट। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये क्या होगी? इसका संधि विच्छेद हो सकता है, इसका अर्थ हो सकता है, इसका मतलब ये यौगिक शब्द होंगे। वे सभी शब्द जिन्हें तोड़ा जा सकता है, जिनका अर्थ निकाला जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द का मतलब होगा जो इन दोनों के संयोग से तैयार होता है, इन दोनों के संयोग से बनता है, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल, और क्या था? स्वतंत्रता, स्व प्लस तंत्रता। आगे
ये हो गई इसकी परिभाषा। अगर वो आपसे केवल पूछे कि संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की, लेकिन आपसे पूछा जाए कि संज्ञाता कुल कितने प्रकार की होती है तो कितनी होती है 5 प्रकार की। अब उनको जानते हैं। सेकंड परिभाषा पे आए, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 उधर डाल लेते हैं, चलो परिभाषा भी लिखते रहेंगे। नंबर 1 है जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा सबसे आसान टॉपिक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से सुन रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्यक्ति। जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का बोध किया जाता है या विशेष वस्तु का ज्ञान होता है, वहाँ पे कैसी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लिखिए इसके बारे में, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखोगे, बताइए ज़रा कोई उदाहरण जिसमें व्यक्ति का विशेष बोध होता हो। जैसे राम, श्याम, गंगा, भारत आदि। जैसे राम, गंगा, भारत, और क्या लिख सकते हो आप, जैसे पटना आदि। अच्छा, इसमें और शब्दों में क्या अंतर है? जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा राम, तो एक ही शब्द है, एक ही व्यक्ति की, विशेष व्यक्ति की जानकारी मिलेगी तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। गंगा मतलब गंगा नदी की बात चल रही है। गंगा नदी, अगर गंगा बोला गया तो केवल गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, और केवल यदि बोला जाता नदी तो जितनी भी नदी है आपकी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह, सतलज, सिंधु, ये सारी की सारी नदियों का समूह आ जाता तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाती। जैसे मैं बात करूं भारत किसी देश की विशेष की बात चल रही है, क्या कि भारत है तो भारत की ही बात करेंगे, इंडिया की ही बात करेंगे। लेकिन अगर वो बोल देता कि देश है तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि देश में आप किसी भी देश की बात कर सकते हैं। जैसे पटना किसी देश की राजधानी है या किसी राज्य की राजधानी है जी। पटना है बिहार की राजधानी। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, इसमें से बिहार है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। अगर यहाँ पे पटना ना लिखा होता, केवल राजधानी लिखा होता तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती, जिससे किसी समूह का बोध होता है। ये आपकी पहली हेडिंग रही और पहली हेडिंग का डेफिनेशन के साथ उदाहरण रहा। देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जैसा मैं कह चुका हूँ कि ये संज्ञा सबसे आसान होती है परिभाषा के आधार पर, लेकिन जब इनके उदाहरण आते हैं तो थोड़ा सा परिभाषा यदि क्लियर है तो ये हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा नाम से ही बता सकते हैं, जिससे जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझ में आई बात? क्या लिखोगे यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, ऐसी संज्ञा क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे इसी के उदाहरण लिखने वाला हूँ, यहाँ पे ही इन दोनों को बदल दूंगा। जैसे राम वास्तव में क्या है, एक पुरुष है। मैंने पुरुष लिखा तो वो जातिवाचक संज्ञा पे आ जाएगा, क्योंकि पुरुष पे यदि आता है तो पुरुष में राम भी आते हैं, पुरुष में श्याम, घनश्याम, आपका मोहन, सोहन वगैरह सब चीज़ें, पुरुष जितने भी पुरुष होंगे, पुरुषों का एक जाति प्रदर्शित कर रही है। जितने भी पुरुष हैं सारे के सारे इसमें प्रदर्शित करेंगे। गंगा, अगर गंगा की जाति की बात करी जाए तो नदी लिख सकते हैं। नदी क्या है? नदी यदि लिखा तो एक जितनी भी नदियाँ हैं सब समूह को प्रदर्शित करेगी।
जैसे भारत की जाति क्या बनेगी? अगर जातिवाचक संज्ञा में जाओगे तो देश बनेगा। पटना है तो क्या बनेगा? राज्य बनेगा, क्योंकि राज्य का मतलब जितनी भी राज्य है वे जातिवाचक में जाएंगे। आदि ETC ये आप समझ चुके होंगे। जाति का मतलब जिससे सारी जाति का बोध हो जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी है, चाहे कक्षा 5 का रहा हो, चाहे कक्षा 12 और चाहे कंपटीशन का रहा हो, जैसे कि आप सभी बच्चे हैं, आप सभी मित्रगण हैं, आप सभी तैयारी के तौर पर है, लेकिन जितने भी विद्यार्थी होंगे उन सबको बोला जाएगा, एक ही कैटेगरी में रखा गया। लेकिन विशेष तौर से कहा जाता कि कंपटीशन क्लास का बच्चा, तो वो किस में जाता? वो जाता आपका किस में? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि विशेष बात की बात चल रही है। क्लियर? यदि किसी क्लास के समूह के व्यक्ति का नाम लेके बोला जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन यदि किसी विद्यार्थी की बात करी जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। जिससे पूरी जाति का बोध हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। और जिससे किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, विशेष स्थान का बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा पर। नंबर 3, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए द्रव एक तो होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं द्रव्य में 3 चीज़ें समाहित होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? जिसमें आकार व आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। द्रव्य क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव्य कहलाता है। और गैस क्या होती है? जिसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाती है? गैस कहलाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे किसी, लिखोगे, जो संज्ञा आपका किसी सामग्री, ध्यान है यहाँ पे, यदि सामग्री वर्ड नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत की ओर जा सकता है। सामग्री का बोध होता है, सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सामग्री में भी 3 चीज़ें होती है। जो तरल होती है उसे द्रव कहते हैं, जो ठोस होता है, जिसका जैसे पत्थर हुआ, लोहा हुआ, जो जिसके कण नज़दीक होते हैं उसे ठोस कहते हैं। तो सामग्री में 3 चीज़ें आएगी और पदार्थ में भी 3 चीज़ें आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसी के सामने लिखेंगे, क्या हो सकता है ऐसा? जैसे सोना, चांदी आपका, और क्या हो सकता है? तेल, दूध, पानी, और क्या हो सकता है? धुआं, और क्या हो सकता है? ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 आदि। समझ आ रहा है आपको? बात करूं सोना कैसा है? ठोस पदार्थ है। बात करूं तेल कैसा है? द्रव पदार्थ है। बात करूं धुआं कैसा है? गैस पदार्थ है। ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन भी गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन 78%, और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 21% थी, लेकिन अब 20.8% रह चुकी है। आपको सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। एक बार यदि व्यक्ति सांस लेता है तो कितने % ऑक्सीजन अंदर जाती है? 21% लगभग। और यदि सांस छोड़ता है, क्या 21% ऑक्सीजन को पूरा यूज कर लेता है? नहीं, केवल 2 या 3% यूज करता है। जब सांस छोड़ता है तो 16 से 18% ऑक्सीजन को वापस छोड़ा जाता है। यही कारण है कि किसी मृतक शरीर या कोई आपका दोस्त या मित्रगण किसी कारण से किसी पानी में काफ़ी समय तक रह जाता है तो उसको छाती के बल से फोर्स किया जाता है। पानी बाहर निकलने के बाद उसको मुँह से सांस दिया जाता है। कुछ कंडीशनों पर उसकी जान बचने की कंडीशन रहती है। अगर हमारे शरीर से फूंक देने पर कार्बन डाइऑक्साइड रहती तो वो जीवित ना होता। ठीक है, आते हैं। और किस क्वेश्चन ये भी आता है सीधा कि आपको बताए किस गैस के कारण आग जलती है? तो ऑक्सीजन के कारण ही आग जलती है। नाइट्रोजन क्या करती है? आग को बुझाती है। नाइट्रोजन एक, ये कह दो कि खाने को शुद्ध रखती है। सीधा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कंपटीशन में कि आपसे पूछा जाता है कि जो चिप्स होती है, जो नमकीन के पैकेट आते हैं जिनमें हवा भरी रहती है, वह हवा किसकी भरी रहती है? उसमें हवा कौन सी भरी रहती है? तो वह भरी रहती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भोजन को सड़ने से बचाता है। आते हैं
वापिस आए हिंदी पर। आपका पहला हेडिंग हो चुका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपके पास कितनी बची? मात्र दो। एक तो समूहवाचक संज्ञा, एक आपकी बची भाववाचक संज्ञा। इनको भी साथ साथ लिखते रहें। नंबर 4 चलने वाली है आपकी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा लिखिए इसके साथ साथ। जो संज्ञा किसी समूह का बोध कराती है, जो संज्ञा किसी समूह का बोध कराती है, ऐसी संज्ञा क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे समूह की बात करता हूँ, समूह में सारे आ जाते हैं। जैसे आपकी क्लास लगी हुई है, आपको कहा जाए कि कक्षा क्या है? कक्षा में समूह है, उसमें लड़कियां भी है, उसमें लड़के भी है, उसमें पूरे समूह की बात कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसा सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। जैसे मैं बात करूं, जैसे अभी मुजफ्फरनगर में अभी क्या हुई है? पंचायत, वहाँ पे सभा भी क्या होगी? सभा आपकी होगी समूहवाचक संज्ञा। जैसे बात करी जाए समूहवाचक संज्ञा और क्या, जैसे कर्मचारी भी किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में आएगा। जितने भी कर्मचारी है सारे के सारे समूह में बटल जाएंगे। और जैसे सेना तो आपने लिख दिया। और जैसे आपका ताश, अगर ताश की बात करी जाए, ताश के 52 पत्ते होते हैं, इक्के 4 होते हैं, बादशाह 4 होती है, बेगम 4 होती है। लेकिन अगर ताश शब्द आया तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सारे के सारे आपके कहला सकते हैं, सारे के सारे कहलाएंगे आपके समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं नेक्स्ट 5, नंबर 5 लास्ट बचा हुआ है आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, परिभाषा तो बड़ी आसान है, ये आपको पांचों के पांचों याद करो। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिससे किसी भाव का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा से लिखिए, क्या लिख सकते हो? जो संज्ञा किसी भाव का बोध कराती है, जो संज्ञा किसी भाव का बोध कराती है क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आते हैं उदाहरण के लिए, भाव का मतलब आप समझे। भाव का मतलब होता है एहसास करना, महसूस करना। भाव को आप नहीं कर सकते, क्या छुआ नहीं जा सकता, उसको मापा या तोला नहीं जा सकता। जैसे आपको कहा जाए कि आज मैं दुखी हूँ या आज मैं बहुत खुश हूँ, तो इसका मतलब बस खुश हूँ आपको आभास हो सकता है, या क्रोध में हूँ, या फिर आपको बोले कि जैसे कि आपने कोई मिठाई खाई, एग्जाम्पल के तौर पे आपको स्वीट दिया गया, आपने मिठाई को खाया और चखने के बाद बोला अरे वाह ये तो बहुत मीठी है। क्या आप बता सकते हो उसको स्वाद को हाथ लगा के बता सकते हो कि ये मीठी है? जी नहीं, हम उसे केवल चख सकते हैं कि वो मीठी है। जैसे आपने आंवले को चखा, आंवले को चखने के बाद आपने बोला ये बड़ा तीखा है, ये बड़ा कड़वा है। कड़वा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज़ें खटास ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो वो खट्टा होता है, सबसे खट्टा पदार्थ होता है। आपका क्या नींबू नहीं होगा, खट्टा दिखता है ना, लेकिन आपका क्या है? आंवला दिखाई देता है कड़वा, स्वाद में कड़वा लगता है। जो जितना ज़्यादा खट्टा होगा वो उतना ज़्यादा तीखा होता चला जाता है और कड़वा होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा खट्टा पदार्थ क्या है? आंवला। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में मिलती है? आंवला। सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी मिलती है। मतलब वे सभी पदार्थ, वे सभी शब्द, वे सभी वर्ड जो केवल और केवल जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जिन्हें अपने आप से महसूस किया जा सकता है, जिन्हें छुआ या मापा तोला नहीं जा सकता, वे किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्रोध। जैसे किसी को कहा जाए कि आज वो बहुत क्रोधित है, तो आप माप के या तोल के नहीं बता सकते वो कितना क्रोधित है। जैसे मिठास, उसमें उस खाद्य पदार्थ में बहुत मिठास है, कितनी मिठास है ये नहीं बता सकते। जैसे यौवन, आहा ये बहुत अच्छा शब्द आया, यौवन। क्या होता है यौवन? वो लड़की बड़ी यौवन की सुंदर थी, उस पर बहुत यौवन है, उस पर बहुत निखार है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बस आप महसूस करते हैं कि वो सुंदर है, वस्तु सुंदर है या वो सुंदर है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते वो कितने ग्राम सुंदर है, महसूस किया जा सकता है। जैसे यौवन, काली माँ। ये काली माँ आप ये ना समझे हिंदू धर्म में कि काली माँ आ गई, नहीं, काली माँ यदि है तो आप कह सकते हो कि ये यौवन के अंतर्गत यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आदि। क्या यहाँ तक संज्ञा में आपको कोई दिक्कत है? वापिस आते हैं। किसी स्थान प्राणी के
जिसका किसी स्थान, प्राणी, भाव, वस्तु आदि का बोध होता है क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? वापिस आपने संज्ञा के प्रकार जाने। मुख्यतः संज्ञा तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है क्यों? जो रूढ़ शब्द होते हैं एक संज्ञा कहलाती है, यौगिक शब्द होते हैं दूसरी संज्ञा कहलाती है, योग रूढ़ शब्द होते हैं तीसरी संज्ञा कहलाती है। जो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ एक ही निकलता है, जिससे तोड़ा नहीं जा सकता, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है, जैसे पन घट, पन प्लस घट, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ से और यौगिक से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहलाते हैं? उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा गया कि आप बताइए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। या आपसे पूछा गया कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। लेकिन आपसे पूछा कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर जाने वाला है 3। आते हैं आगे। वे 3 कौन कौन से प्रकार की होती है ये जानिए। जो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाता है समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मतलब आपसे पूछा जाए वे संज्ञा 3 प्रकार की कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा 1, जातिवाचक संज्ञा 2 और द्रव्यवाचक संज्ञा में ही द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आ जाएगी आपका समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है राम, शाम, भारत, पटना आदि। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे किसी सामग्री पदार्थ, मतलब द्रव्य का मतलब होती है तीन कंडीशन, जिससे ठोस, द्रव, गैस का पता लगता है, क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध होता है, जैसे सभा, कक्षा, आपकी सभा और कर्मचारी, क्लास, कक्षा और सेना, ये क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पे पूरे समूह की बात करी जाए वो क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जहाँ पर केवल भाव को महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे तोला नहीं जा सकता, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। समझ आया आपको? जैसे क्रोध, मिठास, यौवन और आपका काली माँ आदि। ठीक है, तो ये रहा आपका संज्ञा का टॉपिक। अभी मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको संज्ञा 100% तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ 90-95% आपकी क्लियर हो चुकी होगी। जो आपकी शेष बची हुई है अभी उदाहरण से शुरू होने वाले हैं। आप उदाहरण का एग्जाम्पल तुरंत देखिए। इन 5 संज्ञा में कौन सी संज्ञा आती है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए बताइए मोहन में कौन सी संज्ञा है, तो मोहन में कौन सी संज्ञा होगी भाई? कौन सी होगी? जोर से बोले, कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आपसे पूछा जाए नेपाल, नेपाल में कौन सी संज्ञा होगी? वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि नेपाल की बात करी जाए। अगर आपसे बात करी जाए देश, तो देश में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपसे मैं बात करूँ पहाड़, पहाड़ में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? पहाड़ की बात कर रहा है ना, तो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा रही होगी। अगर वो बात करता हिमालय पर्वत, तो केवल और केवल एक हिमालय, एक पहाड़ और उसका नाम रखा गया है हिमालय पर्वत, तो वो जाता किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन पहाड़ कहा तो अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, ये आपकी गुरु शिखर, ये सभी के सभी पहाड़ जिसमें पूरी जाति का बोध हो जाता है, वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है ना। जैसे मैं आपसे बात करूँ, बताइए दूध, दूध क्या होगा? कौन सी संज्ञा होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगी। जैसे मैं आपसे बात करूं, आज बहुत गर्मी है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आज बहुत गर्मी है, इसमें गर्मी में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। आप नहीं बता सकते कितनी गर्मी है, 5 ग्राम है या 10 ग्राम है। हाँ टेम्परेचर माप सकते हो, लेकिन आपको कितनी गर्मी महसूस हो रही है वो नहीं बता सकते आप। समझ आ रहा है आपको? जैसे मैं आपसे बात करूँ स्कूल कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा जाएगी। जितने भी स्कूल है वे सारे के सारे आ जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ डीएवी इंटर कॉलेज, तो कैसी होगा फिर ये? वे व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगा, क्योंकि वे डीएवी इंटर कॉलेज किसी विशेष स्कूल की बात चल रही है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूँ मुजफ्फरनगर, क्या आ जाएगा? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? क्यों? क्योंकि मुजफ्फरनगर की बात करी गई है। अगर वही कहता कि शहर, बताइए कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई भी शहर हो सकता है। गांव, कौन सी संज्ञा रहेगी? जातिवाचक संज्ञा जाएगी। जैसे मैं आपसे बात करूं प्रधानमंत्री,
प्रधानमंत्री कैसी संज्ञा होगी, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर आपकी व्यक्तिवाचक? समूह में क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा आएगी? क्योंकि प्रधानमंत्री भारत का भी हो सकता है, पाकिस्तान का, नेपाल, भूटान, कहीं का भी प्रधानमंत्री हो सकता है। हाँ, अगर वो बोले प्रधानमंत्री मोदी तो फिर व्यक्तिवाचक, विशेष व्यक्ति की बात चल रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? जैसे आपसे पूछा जाए संसद, बताइए संसद कैसा होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि संसद में क्या होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और लोकसभा में 500 कितने व्यक्ति होते हैं भाई? लोकसभा में व्यक्ति होते हैं 552 व्यक्ति अधिकतम, फिलहाल कितने हैं? 545। और राज्यसभा में कितने व्यक्ति होते हैं? 252 और फिलहाल कितने हैं? 245। और हाल ही में जो राष्ट्रपति 14 व्यक्ति मनोनीत कर सकता था, उनमें से करप्शन किया गया है कि 2 व्यक्ति मनोनीत नहीं कर सकता। कहाँ पे? राज्यसभा में मनोनीत नहीं कर सकता। इसे पारित होने में लगभग 2024 से 2026 का समय लगने वाला है। आते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं संविधान, तो बताइए कैसी संज्ञा होगी? ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ही कुछ आता है वहाँ पे। बताइए संविधान में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक? जातिवाचक संज्ञा होगी। अगर भारतीय संविधान की बात कर दी जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। और ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।